मैं सर याकूब। आप जो है दोस्तों आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल नहीं करते सब दोस्तों ठीक ठाक होंगे, खैर होंगे, हंसते मुस्कुराते रहे। तो चलते हैं दोस्तों, आज बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक ये है कि गुड न्यूज़, इजराइल विल हेल्प इंडिया टू गेट POK बैक, यानी कि इंडिया की मदद करेगा इजराइल पाकिस्तान से कश्मीर लेने के लिए। मजा आएगा यार, वीडियो इंटरेस्टिंग है दोस्तों, एंड तक जरूर देखिएगा। है भी शॉर्ट्स, इतनी लेंथ इतनी है, देखते भी क्या अब इस पर क्या वाकई में इतनी पावर है इजराइल और इंडिया में कि वो वाकई दोनों मिलकर हमसे कश्मीर ले सकते हैं। तो क्या इंडिया कमजोर अकेला जो इजराइल हेल्प करेगा? इसके लिए मैं जरूर मांगूंगा, चले इसके लिए मैं जरूर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मांगूंगा। चले देखते हैं पहले वीडियो, फिर इस पर बात करें। ये अब तक का कश्मीर को लेकर बेस्ट न्यूज है। इजराइल भारत के साथ मिलकर POK के लिए कुछ बहुत ही बड़ा प्लान कर रहा है। वेल, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और हाल ही में हमारे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने पहली बार कश्मीर की धरती से ही डंके की चोट पर यह कह दिया है, हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंचे। एंड नहीं, इंडिया के पास एक्चुअली इसके लिए एक प्लान भी है। इवन टॉप इंडियन आर्मी जनरल ने भी ओपनली ये बयान दे दिया है, As far as Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India, and whenever such orders are given, we'll always be ready for it. अब इंडिया का ये ऐलान पाकिस्तान के लिए ही कम नहीं था कि इजराइल ने भी कश्मीर में अपनी एंट्री अनाउंस कर दी है। यस, इंडिया के खास दोस्त और पाकिस्तान के कट्टर दुश्मन इजराइल ने यह डिक्लेयर कर दिया है कि वो कश्मीर में 2 बड़े एग्रीकल्चरल सेंटर्स खोलने वाला है और इजरायली ऑफिशियल्स ने तो इसके लिए फील्ड विजिट्स भी ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया है। एंड माइंड यू, दिस इंक्लूड्स एरियाज वेरी क्लोज टू द बॉर्डर ऑल्सो। अब ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये 2 सेंटर्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सीलेंस में कश्मीरी फार्मर्स के साथ सुपर एडवांस इजरायली टेक्नोलॉजी शेयर की जाएगी। वही टेक्नोलॉजी जिसने इजराइल जैसे एक डेजर्ट कंट्री को आज एग्रीकल्चर में आत्मनिर्भर बना दिया है। पर अब जरा सोचो, एक तरफ ये मिली भगत हो रही है, इस पर पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होगा? वेल, वहां पर बैठे आतंकी संगठनों ने कश्मीरियों को धमकाना भी शुरू कर दिया है कि कोई भी इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी जमीन या किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं देगा। इजराइल और भारत की इस दोस्ती से पाकिस्तान डर गया है और ये आप पाकिस्तानी मीडिया की हेडलाइन से साफ समझ सकते हो। पर ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो कुछ सालों से भारत कश्मीर को लेकर काफी सीरियस हो चुका है। बात तो यहां तक आ चुकी है कि इंडिया में अगर किसी ने गलती से भी मैप में POK को इंडिया का हिस्सा नहीं दिखाया तो उसे 7 साल की जेल या 100 करोड़ का फाइन भी हो सकता है। इसके अलावा याद है जब होम मिनिस्टर अमित शाह ने संसद में उत्तेजित होकर यह कह दिया था कि जम्मू एंड कश्मीर के POK को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। वेल, he was clearly not kidding। मैप तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। हाल ही में कश्मीर के 9000 फीट ऊंचे पहाड़ों में एक मेगा ट्राई सर्विस एक्सरसाइज भी हुआ था, यानी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पहली बार ये तीनों एक साथ मिलकर कश्मीर में वॉर एक्सरसाइजेस कंडक्ट किए। आज कश्मीर दुनिया का सबसे मिलिटराइज्ड रीजन बन चुका है एंड इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि वहां पर मैरिज हॉल्स को भी मिलिट्री बैरक्स की तरह यूटिलाइज किया जा रहा है, ताकि अगर कभी भी वहां पर जंग छिड़े तो हथियारों की कमी ना हो। पर सिर्फ डिफेंस ही नहीं, आज इंडिया सर उठा के ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर सारे देशों को ये क्लियर कट मैसेज दे रहा है कि भारत कश्मीर का ये इशू वंस एंड फॉर ऑल सॉल्व करके ही रहेगा, वो भी खुद के इनिशिएटिव से। रिसेंटली एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर को कॉन्डेसेंडिंगली ये कहा गया था, लेट्स होप टू डेमोक्रेसीज इफेक्टिवली, मीनिंग इंडिया एंड पाकिस्तान, कश्मीर के इशू को अच्छे से रिजॉल्व कर लेंगे, तो इस पर जयशंकर जी ने बहुत ही स्मार्टली रिप्लाई दिया, Don't worry, Senator, one democracy will settle it. And you know which one. और अगर हम बात करें टाइमिंग की, जो कि जियोपॉलिटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो ये टाइमिंग परफेक्ट है बिकॉज इसी साल इंडिया G20 का प्रेसिडेंट बना है और एक मास्टर स्ट्रोक डिसीजन ले भी लिया। G20 मीटिंग्स के कुछ मीटिंग्स कश्मीर में कंडक्ट किए जाएंगे। सो ऑल इन ऑल इंडिया की कश्मीर मुद्दे पर इसी टैक्टफुल डिप्लोमेसी का नतीजा है कि अब कश्मीर में अराउंड 51,000 करोड़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स आए हैं। एंड क्वाइट इंटरेस्टिंगली इसमें से सबसे बढ़ चढ़ के इन्वेस्ट करने वाले पाकिस्तान के फेलो इस्लामिक नेशंस हैं, UAE और सऊदी अरब। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इन इन्वेस्टमेंट्स में से 36,000 करोड़ को इंडस्ट्रियल लैंड के अंदर अलॉट किया गया था। नतीजा, कश्मीर में नई अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है जिससे मुनाफा पैन इंडिया लेवल पर होगा। और अभी भी इंडिया ओपनली कई इंटरनेशनल डेलीगेट्स को कश्मीर में इनवाइट करते रहता है, जस्ट टू शो देम कि यहाँ पर कितना डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पर USA, EU, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज के सक्सेसफुल विजिट्स भी हो चुके हैं। इसमें भी इंटरेस्टिंगली रशिया ने तो आज तक अपना डेलीगेशन ही नहीं भेजा।
ये कह के कि हमें इंडिया के कश्मीर पॉलिसीज पर पूरा ट्रस्ट है, जो अगेन इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छा सोशल मैसेज सेट करती है। लेकिन कमिंग बैक टू इजराइल, तो इंडिया का कश्मीर में इजरायली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलवाना उसी कश्मीर की तरक्की की दिशा में एक मेजर कदम है। वैसे तो पिछले 10 साल से इंडो इजरायली एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट IAAP के थ्रू दोनों देश कोलैबोरेट कर रहे हैं, जिसका बाय द वे सक्सेस रेट बहुत ही हाई है। इजरायली टेक्नोलॉजी के वजह से हरियाणा में टोमेटोज, कैप्सिकम और क्यूकम्बर का कल्टीवेशन 5 टाइम्स बढ़ चुका है, और वो भी 65% कम पानी यूज करके। अब बस जरा सोचो, यही मिराकुलस टेक्नोलॉजीज कश्मीर के स्टेपल क्रॉप्स जैसे कि एप्पल्स, वॉलनट्स और सैफरन को अगर इंटरनेशनल एक्सपोर्ट के लिए फिट बना पाएगी, तो इसमें कश्मीर की इकोनॉमी को कितना बड़ा पुश मिलने वाला है। और ये मत समझना इंडिया और इजराइल की दोस्ती बस यहीं तक सीमित है, ये तो सिर्फ एक पहलू है। फ्रेंडशिप तो बहुत ही गहरी है। ये काफी कम लोगों को पता होगा, लेकिन 2013 में इजराइल की एलीट स्पाई एजेंसी मोसाड ने 1993 मुंबई ब्लास्ट का दोषी दाऊद इब्राहिम का लोकेशन ट्रेस कर लिया था, which was somewhere in अगेन पाकिस्तान, कराची। लोकेशन पता लगते ही मोसाड ने इमीडिएटली रॉ को अलर्ट किया, और रॉ भी बिना कोई टाइम वेस्ट किए कराची पहुंच गए थे और अपना प्लान एग्जीक्यूट करने ही वाले थे कि लास्ट मोमेंट में एक फोन आया सेइंग मिशन एबॉर्ट। अब यह किसी को सर्टेनिटी से नहीं पता कि वो फोन किसका था, बट एक दिग्गज इंडियन लीडर का था। बट एनीवे, मोसाड का इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को पकड़वाने में ये एक इंस्ट्रूमेंटल रोल था। ऐसा भी कहा जाता है कि 26/11 के हमले की खबर मोसाड को पहले ही पता चल चुकी थी, और मोसाड ने इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज को वार्न भी किया था। ये बात अलग है, इंडिया ने वार्निंग सीरियसली वो वक्त नहीं ली थी, लेकिन मोसाड का इंटेल बिल्कुल ऑन स्पॉट था। और इन सभी चीजों के वजह से इंडिया को मोसाड पर इतना ट्रस्ट हो गया है कि कहा जाता है टर्की में हुए G20 समिट में मोसाड ने ही पीएम मोदी की सिक्योरिटी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। इसके अलावा भी आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि अच्छे वक्त में तो हर कोई साथ देता है, सच्चा दोस्त वही होता है जो बुरे वक्त में भी साथ दे। और अगर आप इतिहास निकाल के देखो तो इजराइल ने हमेशा अपने आप को इंडिया के बुरे वक्त का दोस्त साबित किया है। 1971 के इंडो पाकिस्तान वॉर में इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस की वजह से इजराइल ने इंडिया को आर्म्स और एमिनेशंस भिजवाए थे, एंड माइंड यू ये आर्म्स एक्चुअली ईरान के लिए थे, लेकिन इंडिया को अर्जेंटली जरूरत पड़ गई, इसीलिए इजराइल ने उसे डाइवर्ट करके इंडिया भेज दिया। 1991 के कारगिल युद्ध में भी जब कोई भी देश इंडिया की मदद करने के लिए सामने नहीं आ रहा था, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को बैक कर रहा था, इजराइल ने डायरेक्टली इंडिया की मदद की। इजराइल के खास हाई प्रिसिजन लेजर गाइडेड मिसाइल्स की वजह से ही इंडियन एयरफोर्स कारगिल पहाड़ों के हाइट्स पर छुपकर बैठे पाकिस्तानी सोल्जर्स पर अटैक कर पाई। लेट मी टेल यू, अमेरिका ने बहुत कोशिश की इन मिसाइल डिलीवरीज को डिले करवाने की, बट इजराइल ने ये नहीं होने दिया। फिर 1998 के पोखरण न्यूक्लियर टेस्टिंग के बाद जब इंडिया पर यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज ने दुनिया भर के सैंक्शंस लगा दिए थे, तब भी इंडिया के आर्म्स सप्लाई में कोई भी कमी नहीं आई, क्योंकि इजराइल हमारे सारे डिफेंस नीड्स पूरे करने लगा। और ये मत भूलो कि इंडिया के हिस्टोरिक बालाकोट एयर स्ट्राइक्स में IAF ने इजरायली स्मार्ट बॉम्ब से ही टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को ढेर किया था। इसके अलावा भी इजराइल ने तो अनअपोलोजेटिकली ये कह दिया है कि वो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। प्लस इजराइल ने ओपनली इंडिया को टेररिज्म से लड़ने के लिए अपना अनकंडीशनल सपोर्ट भी ऑफर किया। और ये सब के पीछे एक मेन रीजन है, इंडिया एंड इजराइल आर यूनाइटेड बाय अ कॉमन एनिमी। 2017 में जब नरेंद्र मोदी इजराइल जाने वाले पहले इंडियन प्रधानमंत्री बने, तब क्वाइट इंटरेस्टिंगली उनको सबसे पहले मिलाया गया मोशे से। मोशे 2 साल के एक बच्चे थे जब उनके पेरेंट्स 26/11 को नरीमन हाउस पर हमले में मारे गए। अब पीएम मोदी को मोशे से मिलवाना इजराइल की तरफ से एक बहुत ही सिंबॉलिक मूव था, जस्ट टू शो कि मोशे सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं है, वो एक रिमाइंडर है इजराइल और इंडिया के कॉमन एनिमी का, जो कि है टेररिज्म। इंडिया के केस में पाकिस्तान मैन्युफैक्चर टेररिज्म टू बी स्पेसिफिक, एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो 1980s में तो इंडिया और इजराइल मिलकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टर को बॉम्ब तक करने वाले थे। टारगेट पर था पाकिस्तान के कहूटा का अंडर कंस्ट्रक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर। इजराइल ऑलरेडी दुश्मन देश इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर सक्सेसफुल अटैक कर चुका था और इसीलिए उसे एक्सपीरियंस था, लेकिन इजराइल को बस ये डर था कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर एमिनिटीज इराक को पहुंचा सकता है। इनफैक्ट इजराइल के पास पाकिस्तान के सीक्रेट रिएक्टर के डिटेल्ड सैटेलाइट फोटोग्राफ्स भी थे और IAF ने तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करना शुरू कर दिया था। प्लान पूरी तरीके से तैयार था कि इजरायली प्लेन्स जामनगर एयरबेस
बेस से टेक ऑफ करते और हिमालय के थ्रू पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसते। ये प्लान को पीएम इंदिरा गांधी ने अप्रूव भी कर दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली यूएस और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को इसकी भनक पड़ गई और जस्ट लास्ट मोमेंट पर द प्लान वाज कॉल्ड ऑफ और पाकिस्तान बाल बाल बच गया। बट फ्रेंड्स, अब इसमें नेचुरली एक दूसरा सवाल उठता है कि इजराइल और पाकिस्तान एक दूसरे के दुश्मन क्यों है? वेल, जस्ट लुक एट दिस। ये है पाकिस्तान का पासपोर्ट। इस पे सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। और अगर इसके खिलाफ कोई पाकिस्तानी आवाज उठाए तो उन्हें सीधा अरेस्ट कर लिया जाता है। इनफैक्ट पाकिस्तान के कई स्कूलों में सबसे पहली सीख तो ये दी जाती है कि हिंदूज आर काफिर्स एंड ज्यूज आर एनिमीज ऑफ इस्लाम। और सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात तो ये है कि पाकिस्तान अब तक इजराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता एज अ कंट्री। ये सब इंसिडेंसेस एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं कि अगर इंडिया के बाद पाकिस्तान को किसी से नफरत है तो वो है इजराइल। और इस दुश्मनी की जड़ दोनों भी कंट्रीज के आइडियोलॉजीज में ही है। दोनों की आइडियोलॉजीज एक दूसरे से एकदम ऑपोजिट है। एक जूइश स्टेट है और दूसरा इस्लामिक। बेसिकली पाकिस्तान का इंडिया के बारे में जो सोचना है वैसा ही कुछ इजराइल के बारे में भी सोचना है। मतलब उसे जैसे लगता है कि इंडिया ने मुस्लिम मेजॉरिटी कश्मीर पर कब्जा किया है, वैसे ही इजराइल ने भी मुस्लिम डोमिनेटेड पैलेस्टीन पर इलीगली कब्जा किया हुआ है। सो वो इजराइल को तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेगा जब तक वो पैलेस्टीन को फ्री नहीं कर देते। इनफैक्ट इजराइल ने जब भी कोई वॉर लड़ा था, पाकिस्तान हमेशा ऑपोजिट कंट्री को हेल्प करता था। पाकिस्तान को इजराइल इतना नापसंद है कि कुछ पाकिस्तानियों को तो यह भी लगता है कि बालाकोट स्ट्राइक में इंडिया ने इजरायली पायलट्स को ही भेजा था। सो अब फ्रेंड्स, आई थिंक ये सब क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि क्यों पाकिस्तान इजराइल की कश्मीर में एंट्री से तिलमिलाया हुआ है। सो पीओके पर इजराइल का इंडिया को सपोर्ट एकदम साफ है, आप लोग ने देखा। लेकिन मेरे हिसाब से पाकिस्तान को फिलहाल कश्मीर और कश्मीरियों पर से नजर हटा के अपने देश और अब उसकी इकोनॉमी पे डालना चाहिए। क्या आप अवेयर हो कि चाइना अपने एग्रेसिव स्ट्रेटजीज के तहत धीरे धीरे करके पाकिस्तान को खरीद रहा है? वेल फ्रेंड्स, चाइना ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली कर रहा है और इस पूरी स्ट्रेटेजी को हमने हमारे इस वीडियो में अनकवर किया था, जिसे आप देख सकते हो इस पे क्लिक करके। अब पीओके की बात करते हुए आपको क्या लगता है, अगर इंडिया पीओके को कैप्चर करने के लिए कोई जंग छेड़ देता है तो उसमें कौन कौन सी कंट्रीज इंडिया का साथ देगी? इंडिया की जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग आज के तारीख में काफी स्ट्रांग हो चुकी है। सो कौन होंगे इंडिया के साइड और कौन होंगे पाकिस्तान के साइड? कमेंट्स में बताना। अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। मैंने सोचा था कि शायद ये कोई वेपन्स देने की या कोई अटैक करने की बात कर रहे हैं। तो और क्या, अटैक नहीं किया, वेपन नहीं दिए पहले ये यार, बकायदा तौर पर मेरी बात अभी ये जो खबर दे रहे हैं, मैं बताता हूँ, आपको समझ नहीं आई खबर की कि अगर फलस्तीन है ना, फलस्तीन कब्जाया हुआ है इजराइल ने, इजराइली कुत्तों ने, इंडिया किसी को बुरा लगे लगता रहा, इजराइली कुत्तों ने जो फलस्तीन कब्जाया हुआ है, उसमें अगर हम कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो उसका ये सीधा मतलब है कि हम इजराइल को डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। हम फलस्तीन को डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं और हम फलस्तीन के हक में खड़े हैं और फलस्तीन के लिए जान देने के लिए तैयार, कुछ भी कर सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं तो पीछे बचा क्या? ये सेम सूरत हाल है इजराइल की। इजराइल ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कश्मीर में और फिर हिस्ट्री भी बताई है उस अपना क्या नाम गौरव ठाकुर ने कि 1999 में, 1980 में, 1971 में, 1965 में, हर वॉर के अंदर जो है ना इजराइल ने इंडिया को सपोर्ट किया। ठीक हो गया। तो ये सिंपली इसमें अब असल भाई ये अगर तुम ये कहो तो एमुनेशन पूछो तो वो खुफिया तौर पर हर चीज़ चला। बल्कि गौरव भाई ने कहा कि जब हमारे पास थोड़ा सा डिले हो गया था, हमारे पास वेपन्स कम हो रहे थे, तो हमें मतलब कि इजराइल ने वेपन पहुंचाए थे जब पाकिस्तान इंडिया की वार चल रही थी। ठीक है ना। तो ये अगर तुम कहो ना कुछ नहीं हुआ, मैं कहता हूँ हो गया जो होना था, हो गया जो होना था, हो गया भाई। आप सोए रहो, आप वैसे ही कर रहे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे हमारे मुगल बादशाहों ने कहा था जब अंग्रेजों की फौजें सारा कुछ आ गई थी तो वो क्या नशे में दूध पड़ा था, वो कह रहा था अभी बड़ा दूर है, अभी दिल्ली बहुत दूर है। वो वाली बात तुम भी मैं वो बात नहीं कर रहा, तुम वही कर रहे हो। उसने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए, उसने उनको मदद कर दी, उनको वेपन दे दिया। कश्मीर के अंदर हमारी बॉर्डर के ऊपर उसने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए हैं, उनको सपोर्ट कर रहा है इंडिया को। अभी तुम कर रहे हो, कुछ भी नहीं हुआ। मैं एक ये बातें मैं गौर से सुनता हूँ और इन्हें सर्च भी करता रहता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं। और मैं पूरी दुनिया का जायजा लेता रहता हूँ, जो पूरी दुनिया में हो रहा है
बात मेरे भाई, आपको हंसी आती रहे इंडियंस को, बात उधर ही जा रही है जो मैं पूरे 1 साल से बात कर रहा हूँ। जमीन छिन गई। मैंने बात की थी ना कि कश्मीरियों से उनकी ज़मीन छिन जाएगी। वहाँ पर जो आबादी है वो कश्मीरियों मतलब मुसलमानों के ज़रा हिंदुओं की हो जाएगी। तो ये चीज़ें उस तरफ जा रही हैं कि अभी 1 साल में मैंने 5-6 साल की बात की थी। उसके बाद आ जाते हैं वर्ल्ड मैप पर बात करते हैं। पूरी वर्ल्ड में जो 3 वर्ल्ड वार होने वाली है ना मेरे भाई, उसकी बुनियाद अभी आहिस्ता आहिस्ता पड़नी शुरू हो गई है। क्यों? फ़लस्तीन का मसला तो बहुत पहले का था। अब इस चीज़ को जैसे हवा मिल रही है ना, वो सच ही कहते हैं कि एक सेकंड, जो चीज़ें मुतरादिफ हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ रही हैं। मैं इधर आपको स्टॉप करना चाहूँगा। खुदा न खास्ता इंडिया पाकिस्तान की वार शुरू होती है इजराइल या फिलिस्तीन कश्मीर के मामले पर, नज़र दौड़ाओ आपके साथ कौन सा कंट्री खड़ा होगा? इनके साथ पाकिस्तान के साथ, इनके साथ कौन सारे सा खड़े हैं। गिनवाओ। इनके साथ मेरे भाई चाइना भी अपने मफाद के लिए खड़ा है, अमेरिका भी अपने मफाद के लिए खड़ा है। अमेरिका नहीं होगा, होगा क्यों नहीं होगा? अगर इजराइल इधर इन्वॉल्व डेफिनेटली होगा। अगर वार शुरू होती है इंडिया की तरफ से, अमेरिका पर आप भरोसा नहीं कर सकते, आगे चले। भरोसा तो वैसे किसी पर भी नहीं कर सकते। चाइना मान लेते हैं क्योंकि चाइना के इतने ज्यादा। अच्छा, ये वर्ल्ड वार 3 क्यों शुरू होगी? मैंने से पूछा कौन कौन से कंट्री पाकिस्तान के साथ होंगे, कौन कौन से कंट्री इंडिया के साथ होंगे, मैंने पूछा। 3-4 तो इस्लामिक कंट्री तो लाजमन होंगे इनके साथ। कौन से? उनमें से इराक, ईरान, तुर्की। ईरान नहीं होगा आपके साथ। होगा क्यों नहीं होगा? आप ईरान के साथ खड़े हुए हैं फिलिस्तीन के मामले? बिल्कुल खड़े हुए। क्यों नहीं खड़े हुए? आपने दिए वेपन उनको मारने के लिए? वो हुकूमत दुनिया को बता कर देने के लिए दे रहे हैं। अच्छा, ईरान चले मान लेते, ईरान भी कितना पावरफुल कंट्री नहीं, आगे चलो। इराक तबाह हो चुका, शाम तबाह हो चुका, तुर्की वो उनकी हालत हमारे से भी गई गुजरी इकोनॉमिकली। बाकी रह गया सऊदी अरब, जिनके पास पैसा है सपोर्ट कर सकते हैं, या यूएई। सऊदी अरब की पैसे से सपोर्ट कर सकते हैं, वैसे एक सेकंड, सऊदी अरब की भी इन्वेस्टमेंट कश्मीर के अंदर है, आपने खुद सुन लिया। यूएई $100 बिलियन, मैंने जब न्यूज़ पढ़ी थी $100 बिलियन यूएई की इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर स्पेशली कश्मीर के अंदर है। आप तनहा है। दुनिया को आग लगाने के लिए ना वो कहते हैं ना कि एक माचिस की तीली काफी होती है। अच्छा, जब ये आग लगेगी तो आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी दुनिया में फैलती जाएगी। चाइना मान लेते हो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाएगा, हो सकता है, मैं मानता हूँ 80% चांसेस है, 20% उसके भी चांसेस नहीं है, ये ज़हन रखना, क्योंकि जितना झुकाव आप चाइना के इंडिया की तरफ जा रहे हैं ना, ये भी ज़हन रखना, ये भी डाउटफुल चीज़ है, पता नहीं अंदर की गेम में क्या है। एक ये चीज़, दूसरी रशिया तो कभी पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होगा, ये तय, ये लिख लो, वो इंडिया के साथ खड़ा है। यूएसए की भी 50-50 चांस है, क्योंकि यूएसए एक दोगला कंट्री है, ये ज़हन रखना। बाकी रही मिडिल ईस्ट कंट्री को सारी तबाह है, जो 2-4 कंट्री पावरफुल है वो तुम्हारे साथ खड़ी नहीं होंगी, ये ज़हन रखना। उनकी इन्वेस्टमेंट अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कश्मीर के अंदर है तो वो क्या आपको बल सपोर्ट करेंगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट? मैं तुम्हें मिसाल देता चलूँ, चलो मैं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाता, एक बात की मिसाल देता चलूँ। सल्तनत उस्मानिया में से जो मोहम्मद फातेह की बात मैं करूँगा, सिर्फ एक आदमी की, एक हिस्से पर ये यूरोप की तरफ जलगार करते हुए जा रहे हैं, हमला करते जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो खुश्की के जितने ममालिक हैं उन पर वो आ रहे हैं, तैमूर लंग आ रहे हैं, ठीक है। हालांकि तुर्कों की सल्तनत टूट जाती है तैमूर लंग की जंग के बाद, लेकिन फिर भी ये जो फलस्तीन का इलाका कैसे फतह होता है? वो बंदा नहीं, वो यार क्या था उस मकाम का नाम, नूरुद्दीन जंगी तक किसने फतह किया? ये दो मरतबा फतह हुआ है। अच्छा, वो अटैक करता है, वो क्यों करता है? हालांकि पूरी इस्लामिक दुनिया उससे मेरी बात समझने की कोशिश कर, इतना लंबा ना लेकर जाएगा। पूरी इस्लामी दुनिया के खिलाफ होती है कि हमें जो है ना अपने काम से काम करना चाहिए, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। वो कहता है कि मैं अटैक जरूर करूंगा। वो अपने मुल्क की सारी जमा पूंजी लेकर वहां पहुंच जाता है, फौज लेकर बार बार हमले करता है, बार बार पीछे हटता है, बार बार हमले करता है, पीछे हटता है। फिर वो कहता है कि जब मरेंगे, जब तक मैं मरूंगा नहीं। इसका मकसद क्या? छोड़ो क्या उसने क्या क्या छोड़ो, किस क्या कहना चाहते हैं? जब वॉर चलेगी ना इंडिया पाकिस्तान की, उस वक्त इकोनॉमी देखी जाएगी, सारा उसमें इंटर होगा, सब कुछ होगा। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ और मेरा इस पर बिल्कुल यकीन है,
जब हमारे मुल्क में जंग लगेगी, ये जितनी भी इख्तलाफात हैं, पहले भी आप देख लें, जितने भी इख्तलाफ आर्मी है कि आवाम के साथ है, आवाम यार के वो साथ तो हमें पता है इंटरनल तौर पर हम मिल वो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हम आर्मी के साथ जाएंगे, लड़ेंगे, वो एक अलग सीन हाँ है। जी। मैं देखना ये चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ कंट्री कौन सपोर्ट करेगा। जरूरत नहीं किसी कंट्री के साथ रहने की, नहीं। जब तक फौज के साथ आवाम होगी तब किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लड़ने के लिए भाई हाथ नहीं चाहिए होते, लड़ने के लिए हथियार चाहिए होते। हथियार हैं, किस चीज की कमी है पाकिस्तान में हर चीज की कमी है ना। तुम पैसा, आज आकर पैसे की बात करोगे, हथियार पैसे से खरीदे जाते हैं, ठीक है, पैसा है नहीं। अच्छा ये इंडियन ऑफिशियल जो आर्मी के कमांडर्स वगैरह वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इनके पास क्या हथियार है। जय शाह असम्बली के अंदर खड़े होकर इंडियन से कहते होते थे कि भाई 2024 के अंत तक तुम्हें पता चल जाएगा। तो ये वाकई अब आस्ता आस्ता गेम उधर जा रही है। जय शाह अमित शाह कह रहा हूँ, अमित शाह ने स्टेटमेंट दी, उसके बाद उनकी आर्मी चीफ की भी स्टेटमेंट आ चुकी है कि भाई जिस तरह हमारी गवर्नमेंट का इशारा करेगी हम तैयार बैठे, हम तो कोई मशकें हो चुकी, इसराइल उधर इन्वॉल्व हो चुका। 370 मुझे हंसी आती है। 370 हटा दिया आपने, क्या उखाड़ लिया? इन पागलों पर मुझे हंसी आती है। 370 हटाया क्या? मैंने साल पहले कहा था कि बच्चों कभी बिगड़े हुए शेर को नहीं हिलाते, वो अगर अपने काम से काम करते हुए है ना, शेर कौन? बिल्कुल मुसलमान शेर है मेरे भाई, इसमें कोई शक नहीं है। बिगड़े हुए शेर को, जख्मी शेर को नहीं तंग किया करते। अपने रास्ते से जा रहे हो, अपने रास्ते पर चलना। मुल्क तरक्की कर रहा है, उसे मुल्क को तरक्की करने देना, अपनी औकात को पहचान कर चलना। कभी भी कुफर जो है ना मुसलमानों पर हावी नहीं हुआ। जब भी हुआ है उसके बाद जब रिटर्न हुआ है तो उसकी साथ साथ 10-10 नस्लें ज़ाया। 1000 पर कौन गालिब आया? वो तो एक टट्टी खाना आपके दिमाग में पड़ गया था, किसने डाल दिया। यार ये छेड़ है इनकी। वो 93,000 कौन थे? वो मुसलमान नहीं थे। नहीं है, नहीं वो मुझे बताओ क्या वो मैं मुसलमान? वही तो देखना चाहता हूँ कि आपकी आर्मी अच्छी, आपके पास हथियार अच्छे, आपके दोस्त अच्छे। यार वो किधर गए 93,000? क्या वो मुसलमान नहीं थे? क्या उनमें जज्बा नहीं था? तुझे एक चीज का पता है ना कि ये सब लिहाज से इंडियन कहते हैं ना हम तुम्हारे बाप हैं। जरा बच्चे को छेड़ कर देख अब जंग कर, और लेकिन मुझे एक बात का जवाब देना कि जंग हतमी होनी चाहिए। या पूरे नक्शे वर्ल्ड मैप से पाकिस्तान खत्म हो जाएगा या वर्ल्ड मैप से इंडिया खत्म हो जाएगा, दोनों में से एक खत्म होगा। इंडिया का खत्म होना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एक तो वो बहुत बड़ा कंट्री है, पहली बात ये है। दूसरा ये है कि कुछ चीज़ें स्टैटिक्स पर ख़त्म होती हैं, उनके पास हमारे मसालों को डिफेंड करने के लिए असला मौजूद है, और उनके मसालों को असद भाई जज्बाती ना हो, स्टैटिक्स पर बात करें, ग्राउंड पर आए, हवाओं में ना उड़े, जज्बा ना करें, ग्राउंड पर। बरामूस को हम नहीं रोक पाए, ठीक है, ये आप भी जानते हैं। 93,000 हमने सरेंडर करवाए, ये आप मेरे भाई मेरी बात सुन। जब जंग लगती है ना तो उसके लिए डिफेंडिंग सारा सिस्टम होता है। यार मुझे ये बता दे, मैं गलत हो सकता हूँ। 93,000 के पास ईमान नहीं था, मुसलमान नहीं थे, जज्बा नहीं था। बरामूस को रोकने के लिए हमारे पास सलाहियत नहीं थी। क्या हम आज इंडिया के पास ट्राई एड है? ट्राई एड मतलब वो फिजा से भी न्यूक्लियर हमला कर सकता है, पानी से भी न्यूक्लियर हमला कर सकता है, जमीन से भी न्यूक्लियर हमला कर सकता है, हम नहीं कर सकते। ठीक है, ये वो पानी के बुलबुले जो हर वक्त उछलते रहते हैं। यार पानी के बुलबुले तो आप है, मुझे समझ नहीं आती। पाकिस्तान क्या बच्चों वाला दिमाग लेकर बैठे? 93,000 की रट तुम लोगों ने पकड़ी हुई है। मैं उसके बाद का मैंने काफी मतलब आपको जवाब दिया है। अब आपकी समझ में है, जानबूझ के करें तो आपकी चलो उस बात को छोड़े। देखो मैं ग्राउंड पर आऊँ तो इस लिहाज से इस वक्त इंडिया हम पर 10 गुना भारी है, कम अज कम 1 गुना भी भारी नहीं है। 10 गुना हकीकत मैं कहूंगा 1 गुना भी भारी। और इसकी मिसालें पिछली हमारी जंगों की हमारे सामने है। तो मैं देखना चाहता हूँ ना कि कितने 93,000 सरेंडर भी हमें याद है। उसके बाद हमें 99 कारगिल भी याद है, जब हमारी चोटियों से फिर हमारे जवान शहीद होकर वापस आए। तो हमें सब कुछ याद है, हमें अपनी औकात भी नहीं भूलनी चाहिए। इस वक्त हम डिफॉल्टेड कंट्री है, तकरीबन डिफॉल्टेड कंट्री है हमारी सियासत। मैं एक बात कहूंगा कि कुत्ता पागल हो जाए ना तो उसे गोली मारने के सिवा कोई काम नहीं रहता। अब आप पागल हो रहे हैं, और ये एक बात याद रखना कि मालिक मर जाए तो कोई मसला नहीं, पीछे उसकी औलाद जरूर होती है। ये मुल्क अकेला नहीं है मुसलमानों का। अपनी औकात को देखो, पूरी दुनिया में वर्ल्ड मैप में तुम्हारा एक मुल्क है। अगर इनका सर फिर गया ना मुसलमानों का, चलो ये मुल्क तो खत्म हुआ सो हुआ,
इसकी भी तबाहकारियाँ तुम्हारे मुल्क में शामिल होगी। फिजा में जो न्यूक्लियर बढ़ेगा मेरे भाई, जो वो गंदगी उठेगी फिजा में, वो आप पर भी इफेक्ट होगी। चले उसके बाद बात हमारा करते ये हैं, एक मुल्क है, वर्ल्ड मैप पर इतना भी नहीं बनता, 58 मुल्क है मुसलमानों को, ये खत्म भी हो गया तो कोई मसला नहीं, लेकिन अपनी ख्याल बनाओ कि तुम्हारे साथ क्या होगा, ये बात समझना हमेशा। आपको लगता है कि हमारा बदला हमारे मुस्लिम कंट्री लेंगे? इंशाल्लाह लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। अव्वल तो ये बात है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मुसलमानों को ही खत्म कर सको, यहाँ के मुसलमानों को खत्म कर सको। वो मुसलमान क्यों खत्म करेंगे? वो तो अपना हिस्सा लेंगे, वो कह रहे हैं पीओ के लेंगे। आओ सब बिस्मिल्लाह अंदर आकर देखो, बॉर्डर के नीचे से आओ या ऊपर फिजा से आओ, पता तो जब चलेगा तब यहाँ पर आओगे मेरे भाई। चले ये वक्त साबित करेगा, लेकिन मुझे हालात ठीक नहीं लग रहे। इजराइल एक तरफ से, मैंने एक मिसाल दे दी, अफगानिस्तान हमें मार रहा है, मुस्लिम भाई भाई यार, भाई जो हैं, वो तो एक तरफ से हमें टीटी वो एक बिगड़ा हुआ बच्चा है कि यार, छितर खाने की वीडियो जरूरत बड़ी पड़ी है, लेंथी हो जा रही है। एक तरफ से हमें और हम समझा रहे हैं कि बच्चे औकात में रहे। अफगानिस्तान मार रहा है, एक तरफ से हमें ईरान मार रहा है, एक तरफ से हमें इंडिया मारेगा, एक तरफ से हमें कौन कौन सब हमें तो मारने वाले ठोको, ये सारे हमें ठोक रहे हैं घंटा समझ कर। चलो जी, खैर ये वक्त साबित करेगा कि ये होता क्या है, लेकिन इतना ज़रूर मैं भी जानता हूँ, अगर पीओ के इंडिया ले सकता है तो पाकिस्तान भी फिर गुरेज नहीं करेगा न्यूक्लियर वेपन चलाने से। अगर पाकिस्तान ने 1-2 चला दिए, इंडिया ने चला दी, पाकिस्तान बचेगा कि नहीं बचेगा? आधा या आधे से ज़्यादा इंडिया भी नहीं बचेगा, और अगर आधे से ज़्यादा इंडिया नहीं बचेगा, बाकी जो रहता खाता है वो हो सकता है मखलूज हो जाएगा। वो इतना कि हालात ख़राब हो जाएंगे, उनमें जो बच्चे पैदा होंगे वो अब नॉर्मल होंगे। आपको पता ही है जिस तरह जापान में चलता आ रहा, क्या कुछ चीज़ें ठीक हुई हैं, तो ये जंग किसी मसले का हल नहीं। लेकिन ये इंडिया अगर चाहता है, ये इंडिया का शौक है, दिमाग खराब है तो पूरा तो कर दें। कर लें। हम तो पहले उजड़े बैठे हैं, ये हक के सच की बात है, कोई इंडिया को बुरी लगे, मिर्ची लगे, जो मर्जी लगे, हम उजड़े हुए हैं, हम तबाह है। इंडिया मैंने कब से सुकून से बैठे हैं। मेरा ये मानना है कि अगर इंडिया छेड़े या इंडिया आए, मैं कसम उठा कर तो सारे के सारे न्यूक्लियर फेंक दो, जाने दो यार, हम भी मरे, वो भी मरे। वो जो सुकून से जल्ला जल्ला करके हमारे ऊपर आ रहे हैं ना, उनको भी पता चले कि यार किसी को छेड़ना नहीं चाहिए। और ये सच है, पाकिस्तानी संकी है, ये भी जानते हैं, ये इंडियन भी जानते हैं कि पाकिस्तानी पागल है। ये दरेग नहीं करेंगे हम पर न्यूक्लियर वेपन चलाने का, ये नहीं सोचेंगे, क्योंकि उनको पता है इन्होंने तो मरना ही मरना है, हम तो पहले ही मरे हुए हैं, हमारा क्या नुकसान होना, हम तो पहले ही जुड़े हुए हैं, हम तो पहले ही खस्ता आ रहे हैं। लेकिन छोड़ेंगे हम इंडिया को नहीं, ये तय कर ले, ये हमारी स्टैब्लिशमेंट हमारे सब कर ले कि हम तो मरना ही मरना है, छोड़ना इंडिया को नहीं। जितने 100-150 सारे फेंक दो, जाने दो, कुछ पाकिस्तान में गिरे, कुछ उधर गिरे, जान छूटे। ये दबड़ जो जय शाह कभी आ जाता है, जान जान दे देंगे, वो कर देंगे। इस जय शाह की तो जान लो, वो क्या अमित शाह की जान ली जाए कम अज कम, हम तो मरेंगे। वो ये फिर होना चाहिए, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये ज़हन में रखना हिंदुस्तानियों, हम तो जाएंगे, बच्चे हो गए तुम भी नहीं। हम संकी हैं, हम पागल हैं, हम कुछ भी कर जाएंगे। जब हमें पता चलेगा, जिस तरह रशिया ने कहा कि जब रशिया नहीं रहेगा तो रशिया को फिर दुनिया की क्या ज़रूरत है। ऐसे अगर इंडिया पीओ के ले जाता है तो पाकिस्तान नहीं बचेगा, जंग लग जाएगी, तो फिर हमें इंडिया या दुनिया की ज़रूरत घंटे की होनी है। हम भी कहेंगे यार फेंको, हम खुद प्रेशर डालेंगे यार सारे फेंको, 1-2 हम पर फेंको, 100-200 इंडिया पर फेंको, वो हम पर फेंके, जान छूटे। ये अमित शाह वाले ये इस तरह के लोग बयान देते हैं, उनकी टैंट है बट्ठी हो जाए। चलें मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।